ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कैसे कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कैसे हुआ? कैसे एक कंपनी ने पूरे भारत साम्राज्य पर कब्जा कर लिया? ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि असल में भारत को एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया था। यह सब शुरू होता है वर्ष 1599 में। उस समय मसाले बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान थे। विशेष रूप से काली मिर्च और इतनी ज़्यादा मांग थी कि व्यापारी उसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। मसालों के व्यापार उस समय डच का ज़्यादा नियंत्रण था। डच की मनमानी से नाराज होकर 24 सितंबर 1599 को सिटी ऑफ लंदन के 24 अमीर व्यापारी इकट्ठा हुए। उन्होंने 125 शेयर होल्डर को मनाकर 42,000 पाउंड इकट्ठा किए और एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा उस कंपनी बनाई और 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को रॉयल चार्टर राज के आदेश दिए। इस चार्टर में तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ द गुड होप के पूर्व में और स्टेट ऑफ द मलक्कन के पश्चिम में जाकर व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ दी। ये लोग खुद के पैसे छाप सकते थे, कानून बना सकते थे, कोर्ट चला सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे और अपनी आर्मी भी रख सकते थे। कंपनी का एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना, चाहे उसके लिए नियम टूटे या मानवता का नुकसान। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने की तैयार जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने की तैयारी कर रही थी, उस समय मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। कंपनी को उस समय एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था। भारत अकेले पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 25% हिस्सा पैदा करता था। पूरे यूरोप की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो भी उससे बड़ी इकोनॉमी भारत थी। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के मलक्कू आइलैंड गई, पर वहां पहले से मौजूद उच्च डच ट्रेडर्स ने उन्हें भगा दिया। तब उन्होंने भारत में व्यापार करने का फैसला किया। 24 अगस्त 1608 को कंपनी के डिप्लोमेट विलियम हॉकिंस पहली बार सूरत पहुंचे। हॉकिंग आगरा जाकर जहांगीर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे। वो अफगान ड्रेस पहनकर और टूटी फूटी टर्किश भाषा में बात करते थे। मुगल ब्रिटिश को गवार और अभिजा सभ्य मानते थे और उन्होंने हॉकिंस को इंटरटेन नहीं किया। कंपनी के डायरेक्टरों के अनुरोध पर किंग जेम्स ने 18 सितंबर 1615 को सर थॉमस को अपने आधिकारिक राजदूत बनाकर सूरत भेजा। सर थॉमस रो ने जहांगीर को इंग्लैंड के व्यापार करने की फ़ायदे समझाए। 3 साल की कोशिश के बाद जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में सेमी ट्रेडिंग राइट्स के साथ पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो जल्दी समझ गए थे कि असली कमाई तभी हो पाती है जब राजनीतिक नियंत्रण होता है। वर्ष 1770 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया। 1770 में मुगल बादशाह फ़र्रुखशियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं करने की अनुमति दे दी। 1756 में बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला बने। सिराज ब्रिटिश की किलेबंदी और नीतियों के गलत इस्तेमाल से नाराज थे। सिराज ने हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और उन्हें 140 वर्करों को काल कोठरी में बंद कर दिया। इसके जवाब देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को दक्षिण में बंगाल भेजा। क्लाइव ने सीधे लड़ाई की बजाय नवाब के आर्मी कमांडर मीर जाफर, जो राजा बनना चाहता था, और आमिर बैंकर जगह सेठ, जो फंडिंग कर रहा था, दोनों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। 23 जून 1797 को हुई बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर की फौज के पीछे हट जाने के कारण सिराज हार गया। जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को कठपुतली राजा, पपेट किंग बनाया। कंपनी की यह नीति थी कि वो खुद शासन नहीं करते, बल्कि कठपुतली राजा बिठाकर उनके माध्यम से ट्रेड पॉलिसी बदलवाते थे और रेवेन्यू सिस्टम पर पूरा नियंत्रण रखते थे। खुली छूट और विस्तार। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत दीवानी राइट्स राजस्व इकट्ठा करने की अधिकार अपने पास रख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल से इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया कि 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़
लोगों की मौत हो गई। कंपनी ने मरे हुए लोगों को भी टैक्स जिंदा लोगों से कलेक्ट किया। कंपनी ने आगे बढ़कर मैसूर, टीपू सुल्तान और हैदर अली मराठा और सिख साम्राज्य को भी हराया और 1803 में मुगल राजधानी दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। 1857 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस के जरिए उदयपुर और झांसी जैसी कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने मिलकर भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूटी। 45 ट्रिलियन। अमेरिका आज के टाइम में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है। कंपनी का अंत कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया था कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रिश्वत और इनसाइड ट्रेडिंग के माध्यम से प्रभाव डाल रही थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ गई और साल 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ख़त्म कर दिया। इसके बाद भारत ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया। यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है कि आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, कलेक्टर, उनको कलेक्टर कहा जाता है, जो आज भी टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय संजीव मेहता ने खरीद लिया है, जिनकी कंपनी चॉकलेट्स और लग्जरी ब्रांड की चीज़ें बेचती है। इनका ऑफिस लंदन में। भारत के धन के ब्रिटेन के वैश्विक अभियानों और औद्योगिकरण को वित्त पोषित किया। भारत में जो 45 ट्रिलियन अंग्रेज़ों ने लूटा था पैसा, वो ले जाके उन्होंने अपने प्रौद्योगिकरण और वित्त पोषित किया, जिससे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी और जो भी हुआ। और आज भी जिला प्रशासन अधिकारियों को कलेक्टर कहा जाता है। और आज भी उनकी दी हुई, उनकी छोड़ी हुई जो चीज़ थी, आज भी इंडिया में आईएएस और कलेक्टर का सिस्टम अभी भी जारी है। आज भी जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको आम जनता कलेक्टर ही बोलती है। उसके बाद जो पूरा कंट्रोल है कंपनी का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया 1858 में, और इस कंपनी को डिबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे भारत के एक व्यक्ति ने उस कंपनी को 2005 में ख़रीद लिया और अब ये कंपनी इसका ऑफिस लंदन में है और ये कंपनी लग्जरी ब्रांड बेचती है, चॉकलेट और फूड जैसा, चॉकलेट्स और शायद परफ्यूम वगैरह जैसे ब्रांड, लग्जरी ब्रांड कंपनी है जो लंदन में ऑपरेट करती है। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना है? मैं कृष्ण यादव, बली न्यूज़ तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।